नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे में 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया और वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर डीफू में आयोजित रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती। और उन्होंने कहा कि आज ये संकल्प कार्बी आंगलों की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है और असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। और उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों के दौरान करीब 75% हिंसा में कमी आई है। और उन्होंने आगे कहा कि जब भी यहाँ पर आने का मौका मिला आप लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिला है। और वहीं इसके साथ ही राज्य सरकार ने पीएम मोदी के इस दौरे के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए थे। उन्होंने कहा कि ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुकान की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे और उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। और उन्होंने ये भी कहा कि कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं नमन करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा महाविद्यालय, वेस्ट कार्बी आंगलोंग कृषि महाविद्यालय, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला रखी और उन्होंने यहां आज 1000 करोड़ रुपए का शिलान्यास भी किया है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें कि आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चामुंडा देवी के मंदिर का मुद्दा गरमाया। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चामुंडा देवी के मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर को विस्थापित करने के लिए नोटिस चस्पा किया रेलवे की तरफ से, ये नोटिस चस्पा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मंदिर को विस्थापित करने के लिए नोटिस चस्पा किया। और वहीं आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से ये नोटिस चपकाई गई है। वहीं आपको बता दें कि आगरा डीआरएम ने ट्वीट कर अपनी बात भी रखी और मंदिर नहीं हटा तो बंद होगा स्टेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किया और हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस वक्त की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और वहीं एलन मस्क इन दिनों काफी चर्चा में है और एलन मस्क ने हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों में से एक ट्विटर को खरीदा है। और वहीं अब एलन मस्क ने एक नया ट्वीट कर कोका कोला खरीदने की बात की जो तेजी से वायरल हो रहा। वहीं एलन मस्क ने गुरुवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि अब मैं कोका कोला खरीदूंगा ताकि कोकिन डाल सकूं। एलन मस्क के इस ट्वीट पर आधे घंटे में ही 7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके। तो वहीं हजारों लोगों ने इस पर कमेंट किया है कि वहीं आपको बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर को करीब $44 मिलियन में खरीदा। और जानकारी के अनुसार एलन मस्क ने कुछ समय पहले ट्विटर की 9% हिस्सेदारी खरीदी थी जिसके बाद अब उन्होंने ट्विटर का 100% स्टेक हासिल कर लिया। और एलन ने ट्विटर खरीदने के बाद कहा कि ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां मानवता पर बात और चर्चा की जाती है। ट्विटर को आगे नए और बेहतर फीचर्स के साथ हम बनाना चाहते हैं। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि ट्विटर के पार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए जिससे आपका मैसेज कोई और ना पढ़ सके। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और हर रोज कोविड के नए मामलों की संख्या भी बढ़ी और पिछले 24 घंटे में बुधवार को कोविड के 1367 नए मामले दर्ज किए गए। और इस समय दिल्ली में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4800 से भी ऊपर जा चुकी। और इससे पहले 6 फरवरी को दिल्ली में 1410 मामले दर्ज किए गए थे और दिल्ली में लगातार छठे दिन कोविड संक्रमण के 1000 से ऊपर के मामले दर्ज हुए। और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजधानी में बुधवार को 30,346 कोविड टेस्ट हुए थे और इस दौरान संक्रमण दर 4.50% के साथ
1367 नए मामले दर्ज हुए और वहीं पिछले 24 घंटे में 1042 मरीज डिस्चार्ज भी हुए और एक मरीज की मौत की पुष्टि भी हुई है। और दिल्ली में इस समय 3336 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में है और 129 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती। और दिल्ली में पिछले दिनों के कोविड संक्रमण मरीजों की बात करें तो मंगलवार को संक्रमण दर 4.64% के साथ 1204 मामले दर्ज किए गए थे। और वहीं सोमवार को कोरोना संक्रमण के 1011 मामले दर्ज किए गए तो रविवार को 1083 कोरोना केस दर्ज किए गए और शनिवार को कोविड-19 के 1094 नए मामले सामने आए थे और शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1042 मामले सामने आए थे। और वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मित्री गांव इलाके में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसे लेकर पहले सूचना मिली कि मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। हालांकि गुरुवार को पुलिस ने कहा कि पुलवामा के मित्री ग्राम इलाके में जारी मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया है और ऐसे में कुल 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया और इनके पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। और कश्मीर के IGP विजय कुमार ने कहा कि जारी मुठभेड़ के दौरान एक और आतंकवादी को ढेर किया गया और मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान स्थानीय आतंकवादी एजाज हाफिज और शाहिद अयूब के रूप में की गई और आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद हुई और दोनों अल बद्र संगठन से ताल्लुक रखते थे। और IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादी मार्च अप्रैल 2022 के महीने के दौरान जिले में बाहर से आए मजदूरों पर हुए कई हमलों में शामिल भी थे। और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक पाकिस्तानी आतंकवादी सहित 2-3 आतंकवादियों को घेरा गया और नागरिकों की निकासी के कारण ऑपरेशन बीच में रोक दिया जाता था। और इससे पहले हाल ही में रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में ही सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक डिप्टी कमांडर सहित 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था और पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी थी। और वहीं बताया गया था कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान आरिफ अहमद हजार उर्फ रहमान और अबू हुजैफा उर्फ हक्कानी और श्रीनगर के खनियार निवासी नतीश वानी उर्फ हैदर के रूप में हुई है। और वहीं इसी बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर लखनऊ में बिजली काटी गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में बिजली कटौती का असर देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि परिसर में वकीलों के चैम्बर की बिजली काटी गई और बिजली काटे जाने से वकीलों ने कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बिजली काटने से वकीलों में आक्रोश है, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अधिवक्ताओं ने आज जिला अदालतों का बहिष्कार किया है और बिजली काटे जाने से नाराज वकीलों ने यह बहिष्कार किया। इस वक्त की ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बिजली कटौती को लेकर वकीलों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट में जाने से बहिष्कार कर दिया। ये लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर बिजली काटने की वजह से वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में वकीलों ने जाने से बहिष्कार कर दिया और बिजली काटे जाने से नाराज वकीलों ने ये बहिष्कार किया है। और वहीं आज ऑटो, गैस, तेल और एनर्जी सेक्टर में अच्छी तेजी देखी जा रही और इनके दाम पर शेयर बाजारों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। और आज शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत भी देखी गई और एशियाई बाजारों की तेजी के सहारे भारतीय शेयर बाजार भी उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। और आज के कारोबार की शुरुआत में सेंसेक्स 470 अंक से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है और वहीं इसमें 476.92 अंक यानी कि 0.84% की तेजी के साथ 57,296.31 पर कारोबार की शुरुआत हुई और वहीं निफ्टी 191.10 अंक यानी कि 0.89% की उछाल के साथ 17,179.50 पर ट्रेड ओपन हुआ। और निफ्टी के शेयरों की बात करें तो इसके 50 में से 42 शेयरों में आज तेजी के हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है और इसके अलावा बाकी बचे 8 शेयरों में गिरावट के लाल निशान के साथ ट्रेडिंग देखी जा रही है और बैंक निफ्टी में भी आज बढ़त दर्ज की जा रही है।
और यह 37 अंक ऊपर चढ़कर करीब 36,068 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और आज के कारोबार में ऑयल एंड गैस, पावर, एनर्जी, मेटल शेयरों में अच्छी तेजी बनी हुई है और मीडिया शेयरों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरियल इंडेक्स बढ़त के हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। और वहीं ऑयल एंड गैस शेयरों में करीब 1.07% तो फार्मा शेयरों में करीब 1.05% की उछाल देखी गई। और वहीं एफएमसीजी में 0.92% और मेटल शेयरों में 0.68% की बढ़त दर्ज की जा रही है। वहीं देश के कई हिस्सों में बिजली संकट पैदा हो गया और वहीं बिजली में कटौती देखी जा रही और यूपी से लेकर राजस्थान, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। और वहीं इसके पीछे कोयले की भारी कमी बताई गई और बिजली घरों में कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया और रेलवे ने कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को यात्री गाड़ी से पहले ग्रीन सिग्नल देने का निर्देश दिया। और रेलवे ने इसके अलावा 28 अप्रैल यानी कि आज से 8 पैसेंजर गाड़ियों को अलग आदेश तक रद्द भी कर दिया। और वहीं इस सब के बीच बिजली संकट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर तीखा प्रहार कर रही और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया था। और राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि कई राज्यों के पास महज 7 दिनों के कोयले का स्टॉक है। वहीं पीएम को इस बारे में आगाह किया था। भारत बिजली की कमी से जूझ रहा है और आम लोगों को 8 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग पीक पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए परेशानी का कारण बनेगी और इस मुद्दे का हल निकालने की जगह सरकार ने खंडन जारी कर दिया, लेकिन सच खुद के लिए बोलता है। और वहीं 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों शख्स रिश्ते में भाई और इनका सीधा ताल्लुक मुख्य आरोपी अंसार से भी था। और गिरफ्तार इन आरोपियों के नाम जफर और बाबुद्दीन हैं और इन दोनों पर हिंसा वाले दिन शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर कांच की बोतलों से हमला करने के आरोप है और साथ ही ये तलवार भी लहराते हुए दिखाई दिए थे। और वहीं पुलिस के मुताबिक हिंसा में इन दोनों का काफी रोल रहा था और दोनों भाइयों की अंसार से अच्छी जान पहचान भी थी और लगातार संपर्क में भी रहते थे। और पुलिस इन दोनों आरोपियों से बेहद गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी। और वहीं इस पूरे हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 28 बालिग और गिरफ्तार किया तो वहीं 3 नाबालिग को भी बाल सुधार गृह भेज चुके हैं। और वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के पास इन 28 बालिग में से अंसार समेत 9 आरोपी हैं जिनसे वो पूछताछ कर और अन्य आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। और इसके अलावा जहांगीरपुरी हिंसा में मुख्य आरोपी बनाए गए अंसार की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें भी सामने आई थी। किसी तस्वीर में अंसार के हाथ में नोटों की गड्डी है तो किसी तस्वीर में उसके सोने की चैन और हाथों में सोने की अंगूठी पहन रखी। और पुलिस के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान 2 समूह के बीच झड़प के बाद पथराव किया गया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। और इसके बाद हुई हिंसा में आम नागरिक और कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और हथियार भी लहराए गए थे। वहीं सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया और बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प भी तैयार किए हैं। और वहीं कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद नामंजूर कर दिया और सुब्रत राय को हाजिर होने का आदेश दिया गया। और पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को हाजिर होने के लिए 11 मई की तारीख दी है। और वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने सहारा के रवैये पर नाराजगी भी जताई और बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर यह जानकारी मांगी थी कि सहारा इंडिया कंपनी बताए कि वो बिहार के निवेशकों का पूरा पैसा कब तक और किस तरह से देगी।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि अयोध्या से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या में एक अज्ञात शव मिला। इस वक्त ये अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर अयोध्या में एक अज्ञात शव मिला और वहीं आपको बता दें कि अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि शारदा सहायक नहर के रजबहा माइनर में ये शव मिला और पूरा कलंदर के अंतरपुरा रजबहा माइनर में ये शव मिला था। और वहीं आपको बता दें कि शव की पहचान में अब पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जहां पर शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि शव की पहचान करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या में एक शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और वहीं अज्ञात युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि शव की पहचान करने में लगातार पुलिस जुटी हुई है और शारदा सहायक नहर के रजबहा माइनर में ये शव मिला था। और वहीं बिहार से सुपौल जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिलाओं ने चौकीदार का शव पेड़ पर फंदे से लटका पाया। और घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदत्त पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 की, जहां कोसी तटबंध से कुछ पर स्थित पेड़ पर युवक की झूलती हुई लाश मिली और खेत में काम करने जा रही महिलाओं ने लाश देखते ही शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के बकौर पंचायत के चौकीदार विनोद शर्मा के रूप में की है। और लोगों द्वारा तत्काल घटना की सूचना पंचायत के मुखिया जियाउर रहमान को दी गई और सूचना पाकर मुखिया घटनास्थल पर पहुंचे और सदर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। और जानकारी पाकर मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और जवान बेटे की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। और पिता ने रोते रोते बताया कि 12 बजे बेटे से बात हुई थी और उसने बताया था कि वो तिलकेश्वर मंदिर पर पूजा करके आराम कर रहा है और उसके बाद से उसका मोबाइल बंद आने लगा। और पिता ने बताया कि विनोद उनका इकलौता बेटा था जो 5 बेटियों के बाद पैदा हुआ था और उसकी शादी श्रीपुर तय हो गई थी। अगले महीने उसकी शादी भी होनी थी। और वहीं पूरे मामले में मदद पट्टी पंचायत के मुखिया जियाउर रहमान ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस और शराब माफियाओं की साथ गांठ है और इसका नतीजा है कि सूचना देने वाले विनोद की शराब माफियाओं ने हत्या कर दी। और वहीं नौगांव जिले के कोटिया टोली में एक बड़ा हादसा हो गया। और वहीं आपको बता दें कि आज सुबह के समय नौगांव जिले कोटिया टोली बाईपास पॉइंट पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर वो पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की उद्घाटन सभा में अलग अलग जगह से कई लोग शामिल होने जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रैवलर और ट्रक के बीच सड़क दुर्घटना हो गई और यात्री पश्चिम कार्बी आंगलोंग से आ रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।